हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोगों का स्वागत है भैया आपकी जीएस क्लास में। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपके सामने फिर एक बार आ गए हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काफी चर्चा में भी रहा है और पेपर में भी कई क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम मध्यकालीन भारत की ओर चलते हैं और मध्यकालीन भारत में आज हम मुगल वंश उठाए हैं। तो मुगल वंश में एक एक करके हम एक एक बात बताएंगे आपको और सारी चीजें डिटेल में जानकारी देंगे। तो सभी बच्चे जुड़ते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल में नए नए लोगों को जोड़ते रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी होगी और एकदम क्या होगी बच्चा, सटीक जानकारी होगी, है ना, तथ्यों के साथ होगी, है ना। तो बेहतरीन रूप से आप हमारे साथ जुड़े और मजा आ जाएगा क्लास में। तो काफी दिन से वीडियो आ नहीं पा रहे थे, इसीलिए आज हमने मुगल उठाया है और एक एक करके हम सारे वंश पढ़ाएंगे, एक एक करके पूरी चीजें पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, आज हमने उठाया है मुगल वंश के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानकारी करते हैं। तो मुगल वंश के बारे में बात किया जाए तो पहली चीज आपको पता होगी, ये मुगल वंश के बारे में तो आपको पता होगा मुगल वंश को ही दूसरा नाम क्या है, चगताई वंश कहते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया कि किस वंश को चगताई वंश के नाम से जाना जाता है, मुगल वंश के नाम से। समझे ना, मुगल वंश को ही क्या बोलते हैं, चगताई वंश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो मुगल वंश का संस्थापक, अब आगे चर्चा करते फिर बताते रहेंगे। तो मुगल वंश को किस वंश के नाम से जानते हैं, चगताई वंश के नाम से जानते हैं, है ना। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं मुगल के बारे में। ये जो मुगल शब्द है, ये मुगलिया जो शब्द आया है बच्चा, ये मुगल शब्द कहां से आया है, तो ये मंगोल शब्द से आया है, मंगोलों से उत्पन्न हुआ है। तो कभी पूछा जाए मुगल कहां से उत्पन्न हुआ शब्द, ये मुगल शब्द कहां से आया है, तो मंगोल आपको मालूम बहुत बहादुर होते थे, मंगोल बहुत बहादुर योद्धा होते थे बच्चा। तो ये मुगल शब्द कहां से आया है, मंगोलों से उत्पन्न हुआ। तो पहला मुगल वंश का दूसरा नाम क्या है, चगताई वंश है और मुगल शब्द कहां से आया है, मंगोलों से आया है। अब बात करते हैं मुगल वंश के संस्थापक कौन थे या मुगल वंश की स्थापना किसने की। तो हम देखते हैं भैया मुगल वंश की स्थापना या संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे भैया आपने नाम सुना होगा बाबर। किसका सुना होगा, बाबर का नाम सुना होगा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन होंगे, बाबर होंगे। और बाबर का पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। तो आप ऐसे याद रखो, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर। जब बाबर की बात करते तो आपको पता होगा इससे पहले मुगल वंश से पहले भारत में किसका शासन था, तो लोदी वंश का था। लोदी भी अफगान के थे बच्चा, लोदी भी अफगान के थे। तो पूछ लिया जाए, जब बाबर ये पूछ लिया जाए कि भैया मुगल वंश से पहले भारत में किसका शासन होता था, तो लोदी वंश का होता था। अभी आगे क्लियर हो जाएगा। तो दो तीन बातें एकदम क्लियर हो गई कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बच्चा। मुगल शब्द कहां से आया है, मंगोलों से आया है। मुगल वंश का दूसरा नाम क्या है, चगताई वंश है। क्या नाम है, चगताई वंश है। अब बात करते बच्चा, अब बात करते हैं पिताजी, इनके नाम क्या था भैया, तो बाबर के पिताजी का नाम था मिर्जा उमर शेख। पूछा जाएगा बाबर के पिताजी का नाम क्या था, बाबर के पिताजी का नाम क्या था, तो भैया आप क्या बताओगे, मिर्जा उमर शेख। ये जो मिर्जा है, ये मिर्जा एक उपाधि होती थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि बाबर को अपने पूर्वजों के द्वारा कौन सी उपाधि मिली थी, तो मिर्जा की उपाधि मिली थी। तो बाबर के अपने पूर्वजों मतलब पिताजी से कौन सी उपाधि मिली थी, मिर्जा की उपाधि मिली थी। तो मिर्जा पता क्लियर हो गया। पिताजी का नाम क्या था, मिर्जा उमर शेख नाम था। और जो पापा इसके थे, बाबर के जो पिताजी थे, ये चगताई तुर्क थे। अब देख लो वही आ गया ना, चगताई वंश, वही चगताई क्या थे, तुर्क थे। ये तुर्क थे, कौन से तुर्क थे, चगताई तुर्क थे। तो पापा इनके क्या थे, चगताई तुर्क थे। और मिर्जा की उपाधि भी किसको मिल गई थी, बाबर को मिल गई थी। अब बात करें, माता जी का नाम था कुतलुग निगार खां। क्या नाम था, कुतलुग निगार खां। बाबर की मम्मी का नाम क्या था, कुतलुग निगार खां नाम था भैया। हाँ, मिर्जा उमर शेख कौन थे, पापा थे। कुतलुग निगार खां के बारे में बात किया जाए, ये मंगोल थी। क्या थी, मंगोल। अब एक तरफ तुर्क है और दूसरी तरफ क्या थे बच्चा, मंगोल थे। और दोनों बड़े लड़ाकू थे। मम्मी वाला पक्ष भी लड़ाकू था, पापा वाला भी पक्ष लड़ाकू था। अब दोनों में क्या हुआ, विवाह हुआ। जब मम्मी पापा में विवाह हुआ तो उत्पन्न कौन हुआ, बाबर। और बाबर इतना बैल था, लड़ने में इतना ज्यादा हावी था
क्योंकि भाई इसके मामा के यहाँ के भी लोग लड़ते थे और इसके घर के लोग भी लड़ते थे, इसीलिए बाबर क्या हुआ, महान योद्धा हुआ। बाबर बहुत लड़ाकू था, इसने पूरे जीवन अपने केवल युद्ध ही लड़े हैं। बाबर इतना लड़ता था बच्चा, क्यों? क्योंकि ये क्या था भैया, तुर्क और मंगोल का मिक्सअप था, ठीक है ना, संकर प्रजाति का था बाबर, इसलिए ये क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा लड़ रहा था, है ना। इधर तुर्क का खून भी था और मंगोलों का खून था, इसलिए बाबर क्या हुआ, बहुत लड़ाकू हुआ। जेका देखो वही खौफ देता रहा, जेका देखो वही ठूसा मारत रहा, दिन भर मारपीट करत रहा। तो बाबर इसीलिए योद्धा हो रहा था बच्चा, आपको पता होना चाहिए। अब इसका नाम बाबर क्यों पड़ा था, तो एक कहानी बताते हैं। बाबर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये बाबर जो था ये बाघ की तरह हमला करता था। बाबर जो है बाघ की तरह हमला करता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, बाबर। तो पूछा जाए बाबर शब्द कहां से लिया गया, बाघ से प्रेरित होकर लिया गया था। ये बाघ की तरह हमला करता था, कौन, बाबर। और क्यों करता था, क्योंकि इसके खून में तुर्क और मंगोल दोनों मिक्स थे, इसीलिए भैया हमला करता था इस तरह। तो बाबर कहां से लिया गया है, तो बाघ शब्द से लिया गया बाबर, है ना, बाघ की तरह हमला करता था, इसलिए इसको बाबर कहा जाता था। समझ रहे होंगे। तो पिताजी क्या थे भैया, पूछा जाएगा। पिताजी का वंश क्या था, चगताई तुर्क थे और मम्मी क्या थी, मंगोल थी, और दोनों को मिला दिया तो इसी का नाम क्या हो गया, मुगल वंश। क्या हो गया, मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक कौन हुआ, बाबर हुआ। तो बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी, मिर्जा की उपाधि। कौन सी उपाधि मिली थी, मिर्जा की उपाधि। कौन सी थी भैया, मिर्जा की उपाधि थी। आगे बात करते हैं बाबर के जन्म के बारे में। कहते हैं इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ। ये फरगना आजकल उज्बेकिस्तान में है ना, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का कहलाता है। तो फरगना में हुआ था। तो इसका जन्म 14 फरवरी, है ना, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन पैदा भरा। कितना खतरनाक रहा होगा आप सोच सकते हो। 14 फरवरी 1483 में पैदा हुआ बाबर। कहां पर, फरगना में पैदा हुआ। और फरगना में इनके पिताजी का क्या था, शासन था। फरगना एक छोटा सा क्षेत्र होता था, है ना, 10-20-50 लोगों का मोहल्ला था, उसी के राजा रहते थे। कौन भैया, मिर्जा उमर शेख साहब रहते थे। उन्हीं के घर में संतान पैदा हुई जिसका नाम क्या था, बाबर। तो बाबर कहां पैदा हुआ, फरगना में पैदा हुआ। और बाबर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, 11-12 साल का ही हुआ था, 12 साल समथिंग, है ना, कई किताबें 11 लिखती 12 लिखती। तो 11-12 साल का ये जब हुआ तो इसके पिताजी की क्या हो गई बच्चा, मृत्यु हो गई। पापा की क्या हो गई बच्चा, मृत्यु हो जाती है। पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो ये फिर गद्दी पर बैठा। ये फरगना का शासक कब बना बच्चा, तो याद रखना 8 जून 1494 को ये फरगना का शासक बना। तो बाबर गद्दी पर कब बैठा, पूछा जाएगा। बाबर शासक कब बना भैया, 8 जून 1494। 1494 को क्या बना, फरगना का ये शासक बना, शासक बन गया बच्चा। अब एक समस्या और थी बच्चा, शासक बना, अब ये छोटा सा था, इसके अगल बगल जो लोग रहते थे क्या करते थे, इसको मार पीट के सोचते थे यहां से भगा दे भैया और क्या करे, कब्जा कर ले। तो बाबर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, अगल बगल वालों से परेशान था, गद्दी पर बैठा। और यहां से आप याद रखना 1507 में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। देखो पहले मिर्जा की उपाधि मिली थी, इसके पूर्वजों द्वारा इसको मिर्जा की उपाधि मिली, और बाद में इसने कौन सी उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी भैया, तो 1507 में किसकी उपाधि धारण की भैया, बादशाह की। कौन सी उपाधि, बादशाह की उपाधि। अब समझना, बाबर का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हो जाता। क्यों, क्योंकि ये गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन आप समझना ये यहाँ पर फरगना था, यहाँ पर हमने कहा भाई फरगना के बाद इधर मान लो हमने कहा क्या है भैया, इधर समरकंद था। अब बाबर क्या करता था, बाबर योद्धा था, हमने बताया था, इसके खून में ही युद्ध बसा हुआ था बच्चा। बाबर फरगना पर जैसे राज्य किया और फरगना से सोचा फरगना तो हमारा है, बगल वाले पर कब्जा करे। मान लो यहाँ समरकंद पर हमला कर दिया। जब समरकंद पर हमला करता था तो क्या हुआ, जैसे समरकंद जीता, बाबर जैसे समरकंद जीता तो तुरंत फरगना के लोग कहते थे हम आजाद हो गए बाबर से। तो बाबर बहुत परेशान, जब इधर जीत जाता था तो इधर वाले आजाद हो जाते थे, और जब इधर जीत जाता था तो इधर वाले आजाद हो जाते थे। बाबर बहुत परेशान हुआ। बाबर ने कई जगह पर गजनी वजनी सब तरह हमला किया, लेकिन जब एक जगह जीतता था तो दूसरी जगह वाले अपने आप स्वतंत्र हो जाते थे। और एक समय ऐसा आया कि बाबर के हाथ से सभी क्षेत्र चले गए, फरगना भी चला गया, समरकंद भी चला गया, गजनी भी चला गया, सभी क्षेत्र चले गए। अब बाबर के पास रहने के लिए घर तक नहीं बचा था। इतिहासकार लिखते हैं बच्चा कि बाबर के पास घर तक नहीं बचा था। मान लो बाबर कहां घूमे, अपनी सेना ले इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा। योद्धा तो था, लेकिन भैया इसको क्या हुआ, इधर फरगना भी चला गए, समरकंद भी चला गए, सब इसके हाथ से निकल गए। अब बाबर बहुत परेशान। तो बाबर ने कहा अब हम कहां चलेंगे बच्चा। अब बाबर आ रहा कहां, बाजौर अभियान। अब भाई उधर जाता तो उधर पहाड़ियां थी और इधर वाला ही क्षेत्र ठीक था। तो बाबर के पास घर द्वार नहीं रहा। जिसके पास बच्चा खोने के लिए कुछ भी ना हो तो फिर वो तो जीतेगा ही जीतेगा।
जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। बाबर का मुख्य उद्देश्य था हमका एक घर मिल जाए, हमका रहे खातिर, घर ही नहीं रहा, बाबर के पास घर ही नहीं था। तो बाबर बहुत परेशान था कि हमको एक रहने के लिए बढ़िया घर मिल जाए, कैसे हम रह ले, अपन जीवन काट ले, क्योंकि घर तो इसका यहाँ वाले सब कब्जा कर लिए थे, परगना वाले उसको निकाल दिए। अब बाबर यहाँ भागता भागता आया कहां, बाजौर अभियान। इसी को क्या कहते हैं, बाजौर अभियान। तो पूछा जाएगा ये बाजौर क्षेत्र पहले भारत के अंतर्गत ही आता था, जब बाबर वगैरह थे तो ये भारत में ही आता था। वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास ही है ना। तो ये वर्तमान में तो चला गया, पहले भारत में आता था। तो पूछा जाएगा भारत पर पहला आक्रमण बाबर ने कब किया, तो 1519 में किया था, और बाजौर अभियान, इसका नाम क्या था, बाजौर अभियान। तो बाजौर अभियान बाबर क्यों आ रहा है, आप समझ रहे हो ना क्यों आ रहा, क्योंकि घर द्वार तो चला गया ना, का करियो भैया, तो बाबर आ रहा है। 1519 में बाबर बाजौर अभियान करता है, और बाजौर में आता है, यहां पर युद्ध लड़ता है, जो अफगान के लोग थे उनको मारता पीटता है, सबको खेत देता है। और वहीं पर एक किला था भैया, एक बढ़िया घर बना था जिसको कहते हैं भीरा का किला। क्या कहते हैं, भीरा का किला। बाबर को एक घर मिल गया जिसके पास झोपड़ी तक ना हो रहने के लिए, छपरा वाला घर ना हो, हाँ, उसको एक बढ़िया आलीशान किला मिल गया। बाबर आराम से सेना लेके, बाबर 3 दिन लगातार सो रहा था। बताते हैं कि बाबर को जब घर मिला था, बाबर इतना खुश था, दोपहर के 12 बजे अपन खटिया एकदम ऊपर वाली छत में डालता था और बाबर वहीं सोता था, धूप में सोता था, क्योंकि उसके पास घर नहीं था, घर मिला, बहुत खुश था। तो बाबर को कौन सा किला मिला, भीरा का किला। तो भीरा का किला कब जीता, 1519 में जीता। और इसी को क्या बोलते हैं, बाजौर अभियान। क्या बोलते हैं, बाजौर अभियान। तो बाजौर अभियान कब हुआ, 1519। ये भारत पर पहला हमला था बाबर का। और बात किया गया भीरा का किला जीता। भीरा का किला कहां, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ही हमने बताया है। पहली बार तोपों का प्रयोग। बाबर के पास एक बहुत बड़ी कला थी बच्चा, बाबर के पास एक बहुत बड़ी कला थी जो भारत में आज तक कोई जानता नहीं था। भारत में धनुष तीर यही लड़त रहे, धनुष ले ले, तीर ले ले, भाला ले ले, तलवार ले, इससे लड़ते थे। लेकिन बाबर आया तो एक नई चीज लेके आया, और कहा जाता है भारत में गोला बारूद तोप लाने वाला, बंदूक लाने वाला पहला इंसान कोई था तो बाबर। जो आज बंदूक है देखो ना, यदि बाबर ना आता तो हम लोग शायद बंदूक को जान ही नहीं पाते। तो भारत में पहली बार बंदूक और तोप लाने वाला कोई था तो कौन था, बाबर। और पूछा जाएगा बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग, है ना, पहली बार तोप का प्रयोग कहां किया, तो पानीपत ना मानना गलत हो जाएगा, भीरा अभियान में, मतलब भीरा का किला जीतने में किया था। बाजौर अभियान में पहली बार इसने तोपों का प्रयोग किया। तो बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था, बाजौर अभियान के दौरान किया था। और इसके 2 तोपची थे जो तोप चलाते थे, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाने वाले हैं, इसी तरह से इसके 2 तोपची थे, तोप चलाने वाले, एकदम निपुण थे, है ना। एक का नाम था उस्ताद अली खां, पेपर में बहुत बार पूछा गया। बाबर का तोपची का नाम क्या था, उस्ताद अली खां था और मुस्तफा खां। एक का नाम था उस्ताद अली खां और दूसरे का नाम था मुस्तफा खां। क्या नाम था, मुस्तफा खां। तो बाबर के 2 तोपची थे, उस्ताद अली खां थे और मुस्तफा खां थे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बाबर यहां तक क्या करता है, भीरा का किला जीत लेता है, तोपों का प्रयोग करता है। उस्ताद अली खां तोपची थे, और कौन थे भैया, और आपके मुस्तफा खां साहब थे। तो ये 2 तोपची थे। बाबर किला विला जीत के आराम से रह रहा, बाबर सोवा करत रहा, सोवा। इस समय दिल्ली में शासन किसका था, लोधी वंश का था, इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था, इब्राहिम लोधी राजा बन के रह रहा था, दिल्ली में शासन था, सब बढ़िया चल रहा। बाबर बढ़िया भीरा के किला में सोने देखा, घर द्वार मिल गया। बाबर ने कहा बस ठीक है, हम यहीं पड़े रहेंगे। बाबर पड़ा था, लेकिन बाबर के पास दौड़त गए साहब, चलो ये कौन थे भैया, उस्ताद, ये इनका नाम था दौलत खां और इनका नाम था आलम खां लोधी, 2 लोग गए। अब आपको बता दिल्ली में शासन किसका था, लोधी वंश का था। यही लोधी वंश के परिवार के थे, मतलब इब्राहिम लोधी के परिवार के ही थे। कौन भैया, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। देखो परिवार, जब आप आगे बढ़ जाते हो तो परिवार वाले बहुत दुखी, अगल बगल पड़ोसी बहुत दुखी हो जाए, वही पड़ोसी थे भैया। तो दिल्ली का शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। इनका हजम नहीं भाई, सोचते रहे हम बन जाए। ये बाबर के पास कि बाबर चलो हमारी तरफ से युद्ध लड़ दो, चले कहां पर, दिल्ली में। तो बाबर ने कहा चलो अच्छा दिल्ली चलते हैं। बाबर का कहा, उसका काम हमने बताया, उसका खून मिक्स था, शंकर प्रजाति का बाबर है, वो तो लड़ने में भाई योद्धा ही है। तो बाबर ने कहा चलो कहां लड़े चले है, बाबर ने कहा चलो हम लड़ने चल रहे हैं। बाबर ने तुरंत भैया दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी इनका बुलाई ने कहा दिल्ली लड़ाई खातिर। लेकिन कई जगह ये भी मिलता है इनके बाद दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी कहीं बाबर से कहीं इब्राहिम लोधी तुम मार दो और दिल्ली का राजा हमका बना दो, तुमका सोना चांदी दे, अब चले जाओ। और कई किताबों में ये मिलता है कि बाबर को जो है राणा सांगा ने भी बुलाया था। तो ये भी याद रखना क्योंकि पेपर पूछा जाए, ये मेवाड़ के राजा होते थे राणा सांगा साहब के बारे में मिलता है। अभी इनकी स्टोरी हम कल सुनाएंगे आपको, आज नहीं क्योंकि आज टाइम हो जाएगा। राणा सांगा के बारे में बोलते हैं, उस समय राणा सांगा भी अपने जमाने के महान योद्धा थे।
राणा सांगा के एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं थी, एक आंख नहीं थी, तब भी लड़ते थे। कितना खतरनाक युद्ध बताएंगे मेवाड़ के थे। तो पूछा जाएगा बाबर को भारत युद्ध करने के लिए किसने बुलाया था? तो दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा, तीनों लोगों का। राणा सांगा कहें बाबर से कि तुम जौन है लड़ाई चलो दिल्ली में, और दौलत खां लोधी नहु पंजन का मार दिनो, हमका राजा बना दिनो। बाबर ने सबकी बातें मान ली। बाबर ने कहा चलो तो एक बार हमका लई तो चलो, खाली हमका एक बार देख तो लई चले। अब बाबर कहाँ आ रहा है? दिल्ली। और दिल्ली में जैसे आता है एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। भैया पानीपत का प्रथम युद्ध होने जा रहा है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ भैया? 1526। और पानीपत कहां पर है? हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा। पूछा जाएगा पानीपत कहां पर है? हरियाणा में है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो एक तरफ बाबर था, एक तरफ था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 कहां है? हरियाणा में है। और किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें जीता कौन? बाबर जीता है। हारता कौन है? इब्राहिम लोदी। उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, दिल्ली का मेन शासक था बच्चा। अब आपको पता है ये बाबर का जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो ये 5वां युद्ध था। मतलब कहने का ये है कि यहां पर आपने देखा बाजौर अभियान इसका पहला था और इसके बीच में भी लड़ता है। जैसे 1525 में भी इसने पंजाब वगैरह जीता था, तो कई युद्ध और लड़ता छोटे छोटे, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये 5वां युद्ध, पानीपत का युद्ध बाबर का कौन सा था? 5वां युद्ध था। इसमें जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली का शासक था। अब बात करें जब ये बाबर जीतता है, पानीपत का युद्ध जीत जाता है, तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाता है। बाबर चांदी का सिक्का बंटवाता। कहां? काबुल के लोगों को। काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाता है। और काबुल के लोग जो होते हैं उसने जब सिक्का एक एक पा जाए तो कहा बाबर बहुत बढ़ गया, देखो दान दे रहा है। तो काबुल वाले क्या कहते हैं बाबर को मालूम? कलंदर। क्या कहते हैं? कलंदर। तो काबुल वाले जैसे सिक्का पाओ कहें कलंदर है, कलंदर है। बाबर को क्या कहते हैं? कलंदर। तो बाबर को कौन सी उपाधि मिली? कलंदर की उपाधि मिली। देखो पैदा में तो मिर्जा की उपाधि मिली, अपने आप 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। और पानीपत के युद्ध के दौरान कलंदर की उपाधि। कलंदर का अर्थ होता है दान करने वाला। क्या होता है? दानवान जो को करता है, बहुत दानी होता है, उसको क्या बोला जाता है? कलंदर। तो बाबर को किसकी उपाधि मिली थी? कलंदर की उपाधि मिली थी। किसने दी थी? काबुल के लोगों ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध जब बाबर जीत जाता है तो काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाता है। हाँ, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी, बाबर। जीता कौन? बाबर। बाबर का ये 5वां युद्ध था। काबुल के लोगों को सोने चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसलिए उसको क्या कहा गया? कलंदर। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर को कौन सी उपाधि मिली थी? कलंदर की उपाधि। पानीपत कहाँ है? हरियाणा। पूरी बातें एक एक नोट कर लेना बच्चा, हरियाणा में है। अब बात करें बाबर ने जीत का श्रेय किसे दिया? ये भी एग्जाम में पूछा गया। जीत का श्रेय बाबर ने घुड़सवारों को दिया था और तीरंदाज जो तीर चला रहे थे, तो इसमें घुड़सवारों को दिया था और तीरंदाजों को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। जीत का श्रेय बाबर ने किसको दिया? घुड़सवार और तीरंदाजों को दिया था। बात करते हैं इब्राहिम लोदी के मित्र थे भैया, जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह। क्या नाम था? विक्रमजीत सिंह। ग्वालियर के राजा थे। तो इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ने आए थे विक्रमजीत सिंह जो ग्वालियर के राजा थे बच्चा, और इनकी इसी युद्ध में मृत्यु हो गई थी। ये भी मारे गए थे बाबर के हाथों में। तो पूछा जाएगा कि ग्वालियर के राजा कौन थे? विक्रमजीत सिंह थे, जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ देने आए थे। लेकिन बाबर इन्होंने हौंक देते हैं, मार देते भैया। बाबर ये भी इनको भी मार देता है। अब यहां से एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, लेकिन इसी युद्ध में इसने तुगलमा नीति, जिसे उज्बेक पद्धति बोलते हैं, उज्बेक। तुगलमा नीति कैसे होती थी समझना। अपनी सेना को बाबर इस तरह खड़ा करता था, इस तरह से। और मान लो ये दुश्मन की सेना है, ये दुश्मन की सेना, मान लो ये दुश्मन की सेना। जैसे दुश्मन की सेना ऐसे आई, देखो ऐसे हमला की, तो ये लोग इधर वाले इतने लोग क्या हो जाते थे? पीछे हटते थे। पीछे जैसे हटे और ये वाले इधर कवर कर लेते थे। मतलब इसी नीति को क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। जैसे दुश्मन की सेना यहां पर आती थी हमला करने के लिए इधर साइड, और इधर से ये लोग क्या करते थे? कवर करते थे, चारों तरफ से दुश्मन को घेर लेते थे और हौंक के मारते थे।
बाबर के पास बहुत अच्छी नीति थी, नेतृत्व तो बड़ा अच्छा कर रहा था बाबर बच्चा। इसी को क्या कहा गया? तुगलमा नीति कहा गया। अर्धचंदा आकार में घेर लेते थे भैया, इसी को क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। और ये तुगलमा नीति का प्रयोग उज्बेकिस्तान के लोग करते थे, इसीलिए इसको उज्बेक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उज्बेक पद्धति। तो पानीपत के युद्ध में कौन सी नीति को अपनाया था बाबर ने? तुगलमा नीति। और इसी के साथ इसने तोपों को, जो इसके पास तोप थी, देखो हमने बताया था भीरा का किला जीतने के लिए तोप चलाया था, इसकी जो तोपें थी वो रूमी पद्धति में थी। और रूमी पद्धति को ही भैया क्या बोलते? उस्मानिया पद्धति। क्या बोलते? उस्मानिया पद्धति। समझना, जैसे हमने कहा एक सैनिक ये, एक सैनिक ये, एक सैनिक ये, ऐसे ऐसे सैनिक लगाया और बीच में तोप लगा दी। बीच में क्या लगा दी? तोप। फिर सैनिक लगाया, फिर सैनिक लगाया, फिर सैनिक, फिर बीच में क्या लगा दी? तोप लगा दी। इसी पद्धति को क्या बोलते थे? रूमी पद्धति। क्या बोलते थे? रूमी पद्धति। तो पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने तोपों को किस पद्धति में लगाया था? रूमी पद्धति में लगाया था। और भैया किस नीति का प्रयोग किया गया था? तुगलमा नीति। पानीपत के युद्ध में ग्वालियर के कौन से राजा मारे गए थे? विक्रमाजीत। ये कौन थे? ग्वालियर के राजा थे, ये भी बाबर के हाथ मारे जाते हैं बच्चा। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। पानीपत कहां है? हरियाणा। जीता कौन? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी जैसे हार जाता है, अब बाबर क्या बनता है बच्चा? दिल्ली का शासक बनता है। और दिल्ली का शासक बनने के बाद अब देखना, अब दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी बुलाएंगे है ना, जैसे इब्राहिम लोदी महाराजा कहा था मोहक राजा बनाओ, अब जल्दी हमका राजा बनाओ, बाबर तुम यहाँ जाओ। बाबर कहेगा अच्छा अब हम जरूर जाएंगे। कहते पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने घोषणा की थी कि हमको भारत में रहने की इच्छा है। इसी युद्ध के बाद बाबर ने कहा था हमको भारत में रहने की इच्छा। देखो बाबर वगैरह मध्य एशिया से आए थे, वहां केवल पहाड़ पर्वत थे बच्चा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है, चरस अफीम गांजा यहाँ सब पैदा होता रहा। बाबर जब यहाँ पर आया, यहाँ पर बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, रायसीना की पहाड़ियां थी दिल्ली में, बाबर को यहाँ का मानसून इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी जलवायु लगी, बाबर ने कहा यहाँ बढ़िया हरियाली है चारों तरफ, मजा आएगा रहने में, इसलिए बाबर यहाँ रहने के लिए सोचता है। तो सभी बच्चे वीडियो में जुड़ते रहें और इसी कड़ी में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध भैया, घाघरा का युद्ध, बाबर की पुस्तकों के बारे में, हुमायूं आगे पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो का इंतजार करते हैं हम लोग, और इस वीडियो में आप बहुत सारा प्यार दें, कमेंट दें, जिससे हम अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आए। सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।